नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास मिश्रा और आप हैं इस समय मेरे चैनल वीएस अकेडमी पर। दोस्तों, इस समय न्यूज़ जो हम लोग एक न्यूज़ सुन रहे हैं जो इसरो से रिलेटेड है, जिसमें बोला जा रहा है न्यूज़ चैनल्स पे कि इसरो ने किया देश का संग विश्वासघात, इसरो को चेयरमैन को हुई जेल। तो ये न्यूज़ है क्या? क्या हमारे कौन कौन से एग्जाम्स में ज़रूरी है? तो जानते हैं हम थोड़ा सा। तो आपको बता दूं कि ये हमारे यूपीएससी के पेपर 3 में आ सकता है, जीएस के पेपर 3 में आ सकता है और यूपीपीएस में भी आ सकता है। और बाकी जो हम लोग के रेलवे एग्जाम्स होते हैं या फिर जो हम लोग के वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। जो ये डील थी, जिस डील का नाम है देवास एंट्रिक्स डील, जिस पे इस समय उठाया जा रहा है कि इन लोगों ने कुछ गलत किया, डिसीजन किया है। तो पहली चीज आती है कि देवास क्या है, दूसरी चीज है एंट्रिक्स क्या है। देवास एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और एंट्रिक्स भी एक कंपनी है। ओके, तो इसमें इसरो का नाम कहाँ से आ गया? पहला क्वेश्चन यही उठता है क्योंकि न्यूज में हम लोग यही सुनने हैं कि इसरो ने किया देश संग विश्वासघात। ठीक है, तो आपको बताता हूँ मैं कि जो इसरो है ना, इसरो का मेन काम क्या है? मेन काम है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। किसके क्षेत्र में? स्पेस के क्षेत्र में। बट कहीं कहीं हम लोग ये भी नहीं सुनते कि इसरो ने इस दिश के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, इसरो ने इस दिश के सैटेलाइट को यहाँ भेजा, वहां भेजा। हम लोग सुनते हैं। तो ये जो ऑर्डर लाने का काम होता है ना, वो काम करती है एंट्रिक्स। यानी 2005 से थोड़ा पहले जाते हैं इस मुद्दों को समझने के लिए। मतलब पहले तो भी 2005 में आते हैं इस मुद्दों को समझने के लिए। ये जो एंट्रिक्स है ना, वो 2005 से इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। वाणिज्यिक शाखा मतलब एक इसरो की ऐसी सब्सिडियरी कंपनी जो इसरो के लिए ऑर्डर लेके आती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक। अब आते हैं देवास क्या है। देवास भी एक कंपनी है। ये क्या करती है? ये स्पेस के क्षेत्र में ही काम करती है। ठीक है, तो इस समय लोग मुद्दा इसमें पढ़ के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो अभी न्यूज निकल के आया 10 तारीख को ही, उस न्यूज में क्या है? ये निकला है, व्हाई डिड एनसीएलटी टर्म द देवास एंट्रिक्स एग्रीमेंट एज फ्रॉड। क्या हुआ? ये एनसीएलटी क्या है और एनसीएलटी को क्या अधिकार है कि भाई उन्होंने इनकी डील को फ्रॉड कर दिया? कैसे कर दिया? उन्होंने कुछ जांच वाच की थी? तो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। बने रहिए आप बस मेरे साथ। तो इसको समझने के लिए ना हम चलते हैं थोड़ा सा पहले पहले मतलब 2005 के आसपास। ठीक है, 2005 में क्या हुआ था? 2005 में जब इसरो के चेयरमैन के माधवन थे, तो उस समय जो के माधवन थे ना, उन्होंने एक डील साइन की थी। किसके साथ में? ये देवास कंपनी के साथ में। तो अभी आप कहोगे कि इसमें लिखा हुआ है कि एंट्रिक्स के संग एग्रीमेंट हुआ था, आप बोल रहे हो कि इसरो के चेयरमैन थे के माधवन, ये क्या चीज है? देखिए, 2005 तक ऐसा होता था कि जो इसरो का चेयरमैन है वही उसकी सब्सिडरी कंपनीज का भी चेयरमैन होगा। यानी अगर इसरो ने कोई छोटी कंपनी बना रखी है अपना ऑर्डर लेने के लिए, जैसे अंतरिक्ष थी, तो उसका चेयरमैन भी वही चेयरमैन हुआ करते जो इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? देखिए, जो ये देवास कंपनी थी ना, इसको कहीं ना कहीं से ये पता चल गया कि इसरो स्पेस के अंदर ऐसी दो सैटेलाइट्स भेजने वाला है। अगर उन सैटेलाइट्स के अधिकार या फिर बोला जाए उन सैटेलाइट्स के स्पेक्ट्रम अगर देवास कंपनी को मिल जाए, तो देवास कंपनी पूरे भारत में अधिकार प्राप्त कर लेगी किसी भी व्यक्ति को सैटेलाइट फोन की कनेक्टिविटी बेचने का अधिकार। जैसे अभी हम लोग सुनते हैं ना कि वोडाफोन ने 4G का स्पेक्ट्रम खरीदा या जियो ने 4G का स्पेक्ट्रम खरीदा, उसके बाद जियो हमें सर्विस दे पाती है 4G की। उसी तरीके से इसरो ने दो सैटेलाइट्स भेजी थी, जिन सैटेलाइट्स का नाम था GSAT-6 और GSAT-6A। इन दो सैटेलाइट्स का काम क्या था कि भारत में सैटेलाइट फोन की कनेक्टिविटी को अच्छा करना है, सैटेलाइट फोन की कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाना। तो देवास ने क्या किया? देवास ने जुगाड़ लगा के अंतरिक्ष कंपनी से बोला कि भाई हमें सैटेलाइट के राइट दिला दो। तो ठीक है, अंतरिक्ष और देवास के बीच में एक क्या हुई? एक डील हुई। उस डील में क्या था कि जो इसरो ने सैटेलाइट भेजा है GSAT-6 और GSAT-6A, दो सैटेलाइट जो भेजे हैं, इन सैटेलाइट्स का एक अधिकार आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितने रुपए की डील हुई है? ये डील हुई अप्रोक्स 167 करोड़ रुपए की। मतलब इतनी सस्ती? हाँ जी, इतनी सस्ती डील। ओके, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ नहीं, 2005 से बात चलती रही। किसी को पता तो था नहीं इस डील के बारे में, सिर्फ अंतरिक्ष और देवास यानी इसरो और देवास को ही पता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया 2010। 2010 में इसरो के चेयरमैन चेंज हुए। नए चेयरमैन कौन बने? नए चेयरमैन बने के राधा कृष्णन। ठीक है, जब के राधा कृष्णन बने, जब उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि भाई एक ऐसी ऐसी नया नया डील निकल के आई है, ये डील के बारे में तो पता भी नहीं था किसी को। तो उन्होंने देखा कि के राधा कृष्णन ने
कि डील तो भाई बड़ी सस्ती में हो गई, और सस्ते के बाद में डील उन्होंने क्या किया है कि कोई ये जो कंपनी है देवा से किसी भी व्यक्ति सैटेलाइट फोन का बेच सकती है, किसी भी कंपनी को सैटेलाइट फोन की सेवाएं प्रदान कर सकती है। ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा पे मतलब सवाल खड़ा होता है। क्यों? मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कश्मीर में कोई मुद्दा हुआ, किसी देश में कुछ मुद्दा हुआ, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, टावर्स बंद कर देते हैं। कोई इंसान किसी को फोन नहीं कर पाता, कोई इंसान कहीं से नेट नहीं चला पाता। अगर इसने सैटेलाइट फोन भेज दिया तो क्या होगा, उससे हम उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और कितने भी टावर हम बंद कर ले वो इंसान डायरेक्ट बात कर सकता है। तो यहाँ पे या फिर कोई आतंकवादी हमारे देश में आ गया, वो हमारे टावर्स का यूज कर रहा है तो हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। वो सैटेलाइट फोन का यूज करेगा तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे, उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके दिमाग में आई। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो एग्रीमेंट है जो देवास और एंट्रिक्स के बीच में हुआ था, इसको हमने कैंसिल कर दिया। हमने मतलब जो कि राधा कृष्णन थे इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद क्या हुआ, कैंसिल करने के बाद जो एंट्रिक्स कंपनी है, चलो ये तो इसरो की थी, इन्होंने मतलब अपना पूरा कैंसिल करा। देवास जो कंपनी, देवास ने क्या किया, देवास ने चला गया सबसे पहले तो गया वो यहाँ की हाई कोर्ट। ठीक भाई, बट यहाँ पे कुछ मुद्दा निकल के नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तब तक ये मुद्दा अखबार में बहुत छा गया था, 2010-11 की बात है, ये मुद्दा अखबार में बहुत छा गया। तो इस पे सीबीआई की जांच हुई, इस पे एनआईए की जांच हुई कि इतने सस्ते में कैसे मतलब इनको डील मिल गई। जो डील 167 करोड़ की हुई थी, उस डील की एक्चुअल कीमत कम से कम हजारों करोड़ रुपए थी। कम से कम वो 10-12 हजार करोड़ की डील होनी चाहिए, और आपको 167 करोड़ में मिल गई, ऐसे क्या हुआ? तो सीबीआई एनआईए सब जांच वाच बैठी, और जांच में क्या निकला, जांच में ये निकला कि जो देवास कंपनी है ना, ये देवास कंपनी उन्हीं लोगों की कंपनी है जो कि इसरो या एंट्रिक्स से रिटायर्ड साइंटिस्ट है। क्या मतलब, समझ में नहीं आया। मतलब देखो इन लोगों ने क्या बकलोल बनाया लोगों को, कि जो इसरो के साइंटिस्ट जो उम्र होती है कि भाई 60 साल का था, वहां से रिटायर्ड हो जाओगे। ठीक, जो साइंटिस्ट रिटायर्ड हो जाते थे ना, उन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई देवास। ठीक, अब देखो इसरो के साइंटिस्ट ने अलग कंपनी क्या बनाई, देवास नाम से, और वही अपने दोस्त जो उनके इसरो में काम करते हैं उनके थ्रू इसरो से क्या ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। क्यों भाई, अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो क्या होगा, एक के बार में करोड़ों के बारे न्यार हो जाएंगे भाई, और उनकी मतलब रिटायरमेंट के बाद भी इनकी कमाई चलती रहेगी। इन लोगों ने ये सोचा। भाई ये बात आ गई सीबीआई के समझ में, एनआईए के समझ में, इन लोगों ने सिंपल बोला देखो भाई तुम लोगों फ्रॉड। इस टाइम में क्या हुआ, इतने टाइम में जो एक कंपनी है ना देवास, देवास उठ के यहाँ से चली गई थी यूएस। यूएसए मतलब क्या पूरी कंपनी उठा के यूएसए ले गए? नहीं, तो मतलब ये अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले गए यूएसए के। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल वो जगह होती है जिस जगह पे कोई कंपनी अगर किसी से उसको शिकायत है तो उसका शिकायत कर सकती है। मतलब जैसे कि देवास को इसरो से या बोले तो एंट्रिक्स से शिकायत थी। क्या शिकायत थी? कि इन्होंने भाई हमारी डील कैंसिल कर दी। इसकी शिकायत करने या फिर बीच में समझौता करने के लिए कहाँ चले गए, यूएस के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने। यूएस का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था उसने 2020 में एक मतलब अपना रिलीज किया ऑर्डर। क्या रिलीज किया कि भैया देखो जो एंट्रिक्स और देवास के बीच में डील हुई थी ना बैंगलोर, तो उसमें जो देवास है उसको 1.2 बिलियन इसरो दे। क्यों दे भाई, या इसरो की विंग जो अंतरिक्ष है वो दे। भाई क्यों दे, कोई बात नहीं, चलो वो अलग बात है, दे ना दे। यूएस की जो अपीलेट ट्रिब्यूनल थी उसने अपना फैसला सुना दिया। जब उसने अपना फैसला सुना दिया तो वो इस फैसले की कॉपी लेके यूएस के अपने ट्रिब्यूनल की देवास कंपनी आई भारत में। और भारत में वो पहले गई एनसीएलटी। अब बोलोगे एनसीएलटी कहाँ से हो गया, तो एनसीएलईटी पढ़ा रहे थे। तो देखो एनसीएलटी क्या होता है, एनसीएलटी होता है एनसीएलटी से छोटी अदालत, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब यहाँ पे देवास गई तो देवास ने क्या बोला, देवास ने ये बोला कि भैया देखो यूएस की अदालत ने हमें इस तरीके से बोला है, तो आप भी इस चीज को फैसलों को मानो और हमारे लिए इनसे इतना इतना रुपए दिलाओ, 1.2 बिलियन डॉलर। बोला अच्छा बेटा, हमें सब पता है। क्या पता है भाई? हमें ये पता है कि तुम हो फ्रॉडिया इंसान, तुम हो बिल्कुल 420। तो वही इंसान हो जिसने भाई वहीं के अंदर के लोग थे, 12 कंपनी बनाई, 60 गार्ड करके तुमने ले लिया इनसे सस्ते में, क्या डील ले ली। और डील लेने के बाद भाई तुम अब कह दो कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये नहीं है। तो भाई देवास ने बोला भाई हम एनसीएलटी की जो बात है उसको नहीं मानेंगे, हम जाएंगे तुमसे ऊपरी अदालत। एनसीएलटी बोले जाओ बेटा चले जाओ, जाओ देख लो क्या कर लेते हो। तो ये लोग है एनसीएलटी। अब एनसीएलटी ने क्या किया, एनसीएलटी ने भी भाई देखा कि भाई क्या मुद्दा है, इसने पूरे मुद्दे को समझा और समझने के बाद पता है क्या निकला, एनसीएलटी ने भी यही बोला कि भैया देखो तुम हो फ्रॉड। फ्रॉड मतलब FRAUD, तुम हो धोखेबाज इंसान। समझ में आई? तो ये सीन था इनका पूरा। जो एनसीएलटी है उसने भी क्या बोला, उसने भी ये बोला देवास को भाई आप इंसान हो फ्रॉड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग कि क्या क्या चीजें हैं। वो G-SAT 6 से भेजा गया था,
वो 6 के सिमिलर था। क्या ऐसा 5 बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, यानी कि क्या करता है, जो सैटेलाइट फोन होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए एक माध्यम था। ठीक है, कितने साल का था ये सैटेलाइट? 10 साल के लिए था। ठीक है, और क्या है भाई इसमें, और हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जो हमने अभी आपको जितना ही बताया मैंने, उन सबको लोग देखते हैं। 2005 में क्या हुआ, ये इन लोग के बीच में डील हुई। 2010 में 11 में क्या हुआ, यूएस के कैबिनेट कमेटी ऑन सीशोर डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ एग्रीमेंट, ये लोग यहाँ पे गए, अप्रोच किया, बहुत सारी चीजें हुई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस था, उसने स्टे लगा दिया और बोला कि 1.2 बिलियन दो। इसी तरीके से सारा चलता रहा। 2021 में क्या है, अभी वे एनसीएलटी ने किया। जो भी मैंने आपको बताया वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब मेन चीज देखते हैं कि एनसीएलटी और एनसीएलटी में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले बताऊं मैं आपको, जो एनसीएलटी होता है ना, वो छोटी अदालत है। जो भी इस तरीके के दो ऑर्गेनाइजेशन या दो लोगों के बीच में जो मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने के लिए एनसीएलटी एक छोटी अदालत है। अगर एनसीएलटी के फैसले से कोई इंसान नहीं मानता है अपने आप को, मतलब उसको संतुष्ट नहीं होता है, तो वो एनसीएलटी के बाद एनसीएलटी जा सकता है। अगर एनसीएलटी के भी वो फैसले से खुश नहीं है, उस वक्त उसका तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले से कुछ नहीं है तो कहाँ जाएगा, ये तो कोई नहीं जाएगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है, बाकी डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। एनसीएलटी क्या है, इट होल्ड्स प्राइमरी जुडिशियल ऑन केसेस ऑफ इन्वेंशनरी एंड बैंक करप्शन, यानी बैंक करप्शन जितने भी रिटर्न केस होते हैं इन पे करता है। क्या करता है, ये जो इसके इन्होंने जो भी फैसला होते हैं ना, उन चीजों को चेंज कर सकता है और उसी के आधार पे अपना ये निर्णय देता है। अगर एनसीएलटी को लगता है कि एनसीएलटी ने गलत निर्णय दिया तो इसे चेंज भी कर सकता है, या ऐसे लगता है कि ठीक से जांच नहीं की तो दोबारा जांच भी करा सकता है। इस तरीके सारी चीजें होती है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है ना हम लोग का, सेम वही चीज है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने वही लिखा कि आदेश को बरकरार रखा, जो भी सब चीज था वही सब चीज है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा मुद्दा क्या है। अब आते हैं हम लोग की क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं हम लोग के एग्जाम्स में रिलेटेड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इस समय वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, तो के शिवान इस समय चेयरमैन है। मिनिस्टर ऑफ स्पेस कौन है, जो हमारी स्पेस मिनिस्टर है इस समय कौन है, वो है सम जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, और इसमें कुछ मिशन हैं उनके बारे में चंद्रयान 3 कब भेजा जाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो वो है हम लोग 2022 के थर्ड क्वार्टर में। ओके, गगनयान मिशन है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो गगन मिशन क्या है कि इसरो स्पेस में कुछ लोगों को भेजना चाहता है, कुछ भारतीयों को भेजना चाहता है, उससे रिलेटेड कौन सा गगनयान मिशन। ठीक है, गगन मिशन क्या है, उसका कभी इंजन बनाया गया, इंजन का नाम क्या रखा गया, इंजन का नाम हो गया विकास। ठीक है, अब इसरो और नासा ने साथ में एक मिशन किया जिसका नाम क्या था, सिंथेटिक अपर्चर रडार। एक्चुअली क्या था, इस मिशन में उन्होंने एक रडार भेजी थी। रडार क्या कर सकती है, वो जमीन से यानी अर्थ का जो सरफेस है उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर तक की पिक्चर क्लिक कर सकती है, वो भी एचडी पिक्चर। ओके, और क्या मिशन है, एक आदित्य L1 मिशन है। ये क्या है, ये भारत का दूसरा स्पेस मिशन है, यानी भारत स्पेस में रिसर्च करने के लिए भारत के द्वारा दूसरा मिशन भेजा गया था। इसमें क्या आता है, इसमें ना सूर्य का जो परीक्षण किया जाएगा, मतलब सूर्य इतना गर्म है, उसमें कौन कौन सी गैसेस निकलती रहती हैं, कौन कौन से वहाँ पे रिएक्शंस होती रहती हैं, उन सब चीज़ों को मतलब उनसे जो रिलेटेड था। ठीक है, ठीक है, अब आप बोलोगे क्या सूरज तो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो मतलब क्या ये सैटेलाइट सूरज की तरफ नहीं चली जाएगी? नहीं, सूरज और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है, उस पॉइंट का नाम मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे सैटेलाइट अपनी जगह पे स्थिर रहती है, यानी वहीं पे सैटेलाइट रुक जाती है। ठीक है, चलिए अभी आप ज्यादा नहीं भटकेंगे, और पहला स्पेस मिशन कौन सा था ये भी आप मेरे को बताइएगा। ठीक, बाकी सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किससे बोला जाता है, बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत से लोग के शिवन जी का नाम लगा के आते हैं कभी ऑप्शन में होता है तो, बट नहीं। बाकी सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया है वो है उद्यपी रामचंद्र राव। कौन थे ये, आर्यभट्ट सैटेलाइट जो भारत की प्रथम सैटेलाइट थी 1971 में छोड़ी गई थी, उस सैटेलाइट की साइंटिस्ट टीम को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज से लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम विश्वास 2.0 पे आ सकते हैं और मुझे वहाँ पे अपना जो भी संदेश है आप दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे क्वेरी सेंड कर सकते हैं, कैसी प्रॉब्लम है आपको तो आप मेरे को बता सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।